वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 141। रावी ने घूरकर सागर को देखा और उसे धीरे से थप्पड़ मारकर बोली, तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। सागर ने रावी के गाल पर किस करके कहा, तुम कहो तो मैं नहला दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रावी ने मुंह बनाकर कहा और चादर लपेट के नहाने चली गई। सागर भी उठा और दूसरे वॉशरूम में नहाने चला गया। दोनों जब रेडी होकर बाहर आए तो तुषार पहले से ही हॉल में सोफे पर बैठा उन लोगों का वेट कर रहा था। रावी सीधी किचन में चली गई और नाश्ता अरेंज करने लगी। तुषार सागर को देखकर बोला, भाई मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे आपको कुछ बताना है, मतलब पूछना है। सागर ने तुषार को इतना कंफ्यूज होते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स चीकू, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, जैसे तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है। तुम उसके बारे में मुझे बताने वाले हो, सागर ने हंसते हुए तुषार से मजाकिया अंदाज में कहा। तुषार ने सागर की आंखों में देखते हुए कहा, भाई कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। सागर के फेस की एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसने सीरियस होते हुए तुषार से पूछा, कौन है। तुषार ने जब सागर के एक्सप्रेशन चेंज होते देखा तो अपनी भौहें मसलते हुए उससे बोला, भाई आप जानते हैं उसे, इनफैक्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, तुषार ने कहा। सागर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए तुषार से बोला, चीकू जलेबी की तरह बात मत घुमाओ, मुझे सारी बात क्लियरली बताओ, क्या बात है और क्या तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो। तुषार बोला, भाई अगर मैं सीरियस नहीं होता तो आपके पास इस तरह ने खड़ा नहीं होता। मैं उसके लिए रियल फीलिंग रखता हूँ एंड आई वांना मैरी हर, आई रियली लव हर। भाई सागर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए गहरी सांस छोड़कर बोला, क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है चिकू। तुषार सागर के पास आया और उसके पैरों के पास अपने घुटनों पर बैठकर उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई मैं नहीं जानता वो मेरे लिए कुछ फील करती है या नहीं करती है, बट मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि जितना हम दोनों के लिए काफ़ी है। वो मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उससे ही शादी करनी है। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए ही तुषार उठ खड़ा हुआ। तब तक रावी भी अपने हाथों में नाश्ते की प्लेट लेकर आ चुकी थी। रावी ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या बात है, तो हमारे देवर जी को कोई लड़की पसंद आ गई है। नाम नहीं बताएंगे हमें उस लड़की का। रावी दोनों आईब्रो उचका कर पूछती है। तुषार ने रावी की तरफ देखा और फिर सागर की ओर, जो तुषार को ही गुस्से में घूर रहा था। तुषार कहलते हुए बोला, वो नंदिनी मेहरा मेंशन कनक की जब सोकर उठी तब तक दोपहर हो चुकी थी। कनक ने उठकर समय देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। कनक रेडी होकर नीचे आई। सरला जी ने किसी से कहकर उसके लिए खाना लगवाया। कनक खाना खाते वक्त इधर उधर देख रही थी। वो हॉस्पिटल गया है, कुछ काम से आ जाएगा थोड़ी देर में। सरला जी कनक की नज़रों को समझते हुए बोली। कनक एकदम से झेप गई और गर्दन नीचे करके बोली, वो माँ, हम तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, शाम को तुम दोनों को शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है तो टाइम से चले जाना, क्योंकि मौसम कब खराब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, सरला जी बोली। तो कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। एपिसोड 142। सागर और रावी आंखें फाड़े तुषार को देखने लगे। उसने जैसे ही नंदिनी का नाम लिया, सागर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, आर यू श्योर कि तुम नंदिनी से ही शादी करना चाहते। तुषार ने हाँ में गर्दन हिलाई और सागर से कहने लगा, हाँ मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों भाई, आपको वो पसंद नहीं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी से शादी करूँगा। तुषार जिद्दी बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला। तुषार के ऐसा कहने पर कि वह नंदिनी से शादी करना चाहता है,
सागर ने उसे टाइटली हग किया और बोला, लिटरली चीकू, तूने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। नंदिनी मुझे और तेरी भाभी को भी बहुत पसंद है। क्यों रावी? सागर ने रावी की ओर देखकर कहा। तो रावी मुस्कुरा दी। मगर जैसा कि तूने ये बताया कि तुझे नहीं पता कि नंदिनी तुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, तो बेटा पहले उसके मन की फीलिंग को जानो, क्योंकि जबरदस्ती और झूठ की नींव पर रिश्ते नहीं बनते और जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले नंदिनी के दिल की बात समझो, उसे अपने प्यार का एहसास कराओ और फिर उससे शादी के लिए प्रपोज करो। हो सकता है वह तुम्हें हाँ कह दे। दूसरी तरफ कपिल के अपार्टमेंट में कपिल और नंदिनी धानी को लेकर घर आ चुके थे। कपिल धानी का बहुत ध्यान रख रहा था, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दे रहा था। घर आते ही जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे तो सेजल जी ने उन्हें अंदर आने से मना करते हुए कहा, 1 मिनट दरवाजे पर ही रुको। फिर खुद अंदर जाकर मंदिर से आरती की थाल लेकर आई और कपिल और धानी को तिलक करके आरती उतार मुंह मीठा कराकर अंदर लेकर आई। सैजन जी ने प्यार से धानी का माथा चूमकर कहा, वेलकम बेटा। धानी झुककर सैजल जी के पैर छूने को हुई तो सैजन जी बोली, ना बच्चे झुको मत, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। और बधाई हो अब एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए। सैजल जी धानी के हाथों को अपनी हथेलियों में थाम कर बोली। धानी दबी हुई आवाज में कहती है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा मगर आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी माँ साबित हूँ। सेजल जी ने कहा, तुम बेशक बहुत अच्छी मॉम बनोगी। फिक कपिल से बोली, लकी बेटा जाओ धानी को रूम में ले जाओ और उसे आराम करने दो, तब तक मैं उसके लिए वेजिटेबल सूप बनाकर भेजवाती हूँ। उनके जाने के बाद सैजल जी नंदिनी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं नाश्ता रूम में ही भिजवा देती हूँ। तुम भी थक गई होगी, कल से परेशान हो रही हो, और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारे लिए किया है। तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो प्लीज़ टेल मी एंड आल्सो थैंक यू बेटा। सैजल जी की बात सुनकर नंदिनी ने कहा, आंटी धानी मेरी फ्रेंड है और उससे भी बढ़कर वह मेरी बहन जैसी है, उसे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती, तो प्लीज़ आप मुझे थैंक यू मत कहिए प्लीज़, बार बार धन्यवाद करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सैजल जी ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, बहुत खुश नसीब होंगे वो लोग जहां तुम बहू बनकर जाओगी। नंदिनी मुस्कुरा दी। नंदिनी गेस्ट रूम में गई तो उसकी नज़र तुषार के कोट पर पड़ी। नंदिनी को याद आया कि तुषार ने उसे क्या कहा था। नंदिनी थोड़ी टेंशन में आ गई, फिर अपने ख्यालों को दूर कर खुद से बोली, नंदू तू ज़्यादा सोच रही है, वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो बस तुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, और वैसे भी बस 10-15 दिन की बात और है, उसके बाद तो तू यहाँ से चली जाएगी, फिर ये तुषार नाम की बला हमेशा के लिए तुझसे दूर कहकर नंदिनी बाथरूम में नहाने चली गई। सागर विला। तुषार ने सागर और रावी के पैर छुए और सागर से बोला, भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे अपने प्यार का एहसास करा सकूं, मगर फिर भी अगर वो नहीं मानी तो फिर आप जानते हैं कि मैं सन की डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं, जो चीज़ मेरी है मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता हूं। सागर ने तुषार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चीकू मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी। तुषार ने होप सो कहा और अपने रूम में चला गया। तुषार को जाता देख रावी सागर से बोली, यार ये जल्दीबाजी में कोई गलत कदम ना उठा ले। सागर ने रावी के ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, रावी भगवान से प्रे करो कि नंदिनी मान जाए, वरना वैसे भी उसे तुम्हारी देवरानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे नंदिनी है बहुत प्यारी लड़की, मैं तो खुद उससे बहुत इम्प्रेस हूँ, रावी ने कहा और नाश्ता करने बैठ गए। शाम का समय। मेहरा मेंशन।
जैसा कि सरला जी ने कहा था, कनक और डॉक्टर साहब को शर्मा जी के यहाँ डिनर करने जाना है। उस हिसाब से कनक रेडी हो गई। कनक हल्की ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर जब रेडी होकर नीचे आई तो हर कोई उसे देखने लगा, क्योंकि वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बार भी नज़र उठाकर भी कनक को नहीं देखा, बल्कि ठीक है मॉम आते हैं कहते हुए बाहर चले गए। सभी को थोड़ा अजीब लगा, कनक को भी समझ नहीं आया डॉक्टर साहब ऐसा बिहेवियर कि उन्होंने कनक को एक नज़र तक देखा नहीं। तब तक डॉक्टर साहब अपनी ऑडी गेट के सामने खड़ी की और हॉर्न बजाने लगे। सरला जी ने कनक की आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, किसी की नज़र ना लगे और ध्यान से जाना, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ का, हम आते हैं कहकर कनक भी बाहर आ गई और अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लिया। एपिसोड 143। कनक कनखियों से डॉक्टर साहब को देखने लगी, मगर डॉक्टर साहब का तो पूरा फोकस सिर्फ ड्राइविंग पर ही था। जब कनक से और रहा नहीं गया तो उसने डॉक्टर साहब से पूछ ही लिया, साहिब आप हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? हम सुंदर नहीं लग रहे हैं या फिर आप हमसे नाराज हैं क्या? कनक ने इतनी मासूमियत से यह बात कही कि डॉक्टर साहब ने गाड़ी साइड में की और कनक की तरह मुड़ते हुए बोले, सीट बेल्ट खोलो। कनक ने हकलाते हुए पूछा, क्यों हमने कुछ गलत कह दिया? डॉक्टर साहब ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसकी सीट बेल्ट खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे कनक के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। डॉक्टर साहब ने उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान से होंठ सटाकर धीरे से बोले, अरे मोहतरमा, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो हम आपको ना देखें। ना धर्मपत्नी जी, दरअसल ये नाचिस तो आपके सामने खता करने से डर रहा है, वरना हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि हम आपको देखे बिना सांस भी ले पाएं। मेरा आपको नज़र भर कर देखना आप पर ही भारी पड़ जाएगा बीवी। सच में कनक, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है डिनर में तुम्हें ही खा जाऊं। डॉक्टर साहब शरारत से कनक की कमर पर चुंटी काटकर बोले, यू नो वॉट कनक। कनक सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी, मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो शर्मा जी जाए तेल लेने, हम घर वापस चलते हैं। नहीं, घर भी नहीं, वहाँ मॉम तुम्हें लेकर बैठ जाएगी। हम कहीं और चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूं और कोई नहीं जो हमें डिस्टर्ब करे। डॉक्टर साहब ने शरारत से आंख मार कर कहा, तो क्या कहती हो धर्मपत्नी जी? और उसके होठों पर लाइट के कर लिए। कनक तो हैरानी से डॉक्टर साहब को देखने लगी, फिर आंखें बड़ी करके बोली, हे भोलेनाथ, हमारी ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम आपके बारे में कुछ कहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि आप हमें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बड़बड़ाते हुए कनक अपनी सीट पर वापस बैठते हुए कहती है आप ना बड़े शैतान इंसान हैं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर देखते वक्त कनक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। डॉक्टर साहब की हरकत देख टठहाके मारकर हंसने लगे और गाई शुरू कर दी। उसके बाद कनक ने दोबारा डॉक्टर साहब के तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप बैठी रही जब तक शर्मा जी का घर नहीं आया। रात के लगभग 10 बजे दोनों शर्मा जी के घर से वापस आए। उस वक्त सरला जी डिनर के बाद घर के गार्डन में टहल रही थी। ये उनकी पुरानी आदत थी, वो डिनर के बाद रोज गार्डन में टहलती फिर सोने जाती, तो अपनी आदतानुसार वो टहल रही थी। जब उन्होंने कनक और डॉक्टर साहब अंदर आते देखा तो वह भी अंदर आ गई। डॉक्टर साहब तो अपने रूम की ओर बढ़ गए। कनक जब सीढ़ियां चढ़ने लगी तो सरला जी ने कनक को आवाज देकर बुलाया और बोली, कनक बेटा, दूध का गिलास ले जाओ। जब कनक उनके पास गई तो सरला जी ने कनक की तरफ दूध का ग्लास बढ़ाकर कहा, बेटा, मैं आशा करती हूँ कि इस दूध की मिठास की तरह ही तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन में भी हमेशा मिठास बनी रहे। कनक को कुछ समझ तो आया नहीं, उसने जी माँ कहा और सरला जी से दूध का गिलास ले लिया।
कनक जब दूध का गिलास लेकर रूम में पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा रूम गुलाब के लाल और सफ़ेद फूलों से सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ था। हर तरफ कैंडल की खुशबू फैली हुई थी। बेड भी पूरा फ्लावर्स से सजा हुआ था। ये देख कनक का गला सूखने लगा। कनक ने कमरे में नजरें घुमा कर देखा तो उसे डॉक्टर साहब कहीं नजर नहीं आए। उसने बालकनी में देखा पर वहां भी डॉक्टर साहब नहीं थे। कनक पलटने वाली थी डॉक्टर साहब ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोले, कैसा लगा डेकोरेशन? कनक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े गिलास पर कस गई। उसने घूमकर दूध का गिलास डॉक्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब ने कनक के हाथ में दूध का गिलास देखकर उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रख हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, और एक आंख दबा दी। एपिसोड 144। कनक शर्माते हुए बोली, हम वो अभी आते हैं, हमें माँ बुला रही है। कनक ने जबरदस्ती दूध का गिलास डॉक्टर साहब के हाथ में पकाते हुए कहा और दरवाजे के पास जाने लगी। डॉक्टर साहब ने कनक की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और उससे बोले, इस टाइम तक मॉम सो जाती हैं। कनक ने अपनी आंखों को भींचकर दांतों में जीभ दबा ली। डॉक्टर साहब कनक के करीब आकर बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें दूध पसंद नहीं इसलिए तुम जा रही हो, नहीं तो हमने कब कहा कि हमें दूध पसंद नहीं है, हमें तो दूध पीना बहुत पसंद है। कनक नजरें चुरा कर बोली, अच्छा तो ये लो पियो इसे। डॉक्टर साहब ने दूध का गिलास कनक के सामने करके कहा, लाओ मैं ही पिला देता हूँ। साहिब आप हमें अपने हाथ से जहर भी पिला देंगे तो हम खुशी खुशी पी लेंगे, मगर दूध नहीं, हमें नहीं पीना प्लीज। कनक बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, अगर तुमने 1 मिनट में दूध खत्म नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें दूध पिलाऊंगा। डॉक्टर साहब कनक के होंठों के पास गिलास ले जाकर बोले। कनक ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। डॉक्टर साहब ने आंखें गोल घुमाई और गिलास से एक घूंट दूध अपने मुंह में भरकर कनक की गर्दन पीछे से पकड़कर उसे किस करने लगे। डॉक्टर साहब ने माउथ टू माउथ पिला दूध कनक को पिला दिया। गिलास खाली होने के बाद कनक मुंह फुलाकर बोली, ये आपने ठीक नहीं किया साहेब, ऐसे कौन करता? मैं दिस इज माई स्टाइल। डॉक्टर साहब ने कनक के गाल पर किस करके कहा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होंठों पर किस करने लगे। कनक की आंखें अपने आप बंद हो गई। वो उसके कॉलर बोन नेक पर किस करते हुए उसका पल्लू गिराकर ब्लाउज की डोरी खोल देते हैं और कनक को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाते हैं। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े बिस्तर से नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे। डॉक्टर साहब कनक के बदन पर अपने प्यार की निशान बना रहे थे। वो उसकी पीठ पर किस करते हुए उसके पूरे शरीर को अपने हाथों से छूने लगे। डॉक्टर साहब की उंगलियां कनक को वहां टच हुई तो उसके मुंह से आह निकलने लगी। डॉक्टर साहब के समाते ही कनक की सिसकियां तेज हो गई। लगभग 1 घंटे तक कनक की सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं। सब कुछ खत्म होने के बाद कनक तो थक कर सो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कनक के माथे पर किस किया और उसे खुद में समेटकर अपने सीने से लगा लिया और सो गए। दूसरी तरफ कपिल का अपार्टमेंट। आधी रात को नंदनी की नींद खुली। नंदनी उठकर पानी पीती हैं और ताजी हवा के लिए अपने रूम की खिड़की खोल के बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है और तुषार के बातें उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है। नंदनी खोए हुए ही मुस्कुराने लगती है। सडनली उसका ध्यान रोड के दूसरी तरफ खड़ी कार पर गया। नंदनी अपने आप से बोली, यह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? इतनी रात को यहाँ खड़ा है, किसी ने देखा तो क्या कहेगा? तुषार जो कि गाड़ी से सटकर खड़ा सिगरेट पी रहा था, उसने नंदिनी को अपनी ओर देखते हुए देखा तो हाथ हिलाकर उसे हेलो करके फ्लाइंग किस कर दिया। नंदिनी ने मुंह टेढ़ा किया और खिड़की बंद कर नहीं जा रही थी कि तभी उसके मोबाइल में बीप की आवाज हुई। ये मैसेज नोटिफिकेशन था। नंदिनी का जब हॉस्पिटल में तुषार ने फेंका था तो वह इतनी बुरी तरह टूट गया था कि उसे चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था।
मगर नंदिनी ने में फ़ोन का ऑपरेशन करके जैसे तैसे नंदिनी इस मैसेज का रिप्लाई दे पाती है उसके पहले चालू रखा हुआ था। नंदिनी ने अपना फ़ोन लिया, स्क्रीन को बार बार टैप करके उसका लॉक खोलने लगी। लॉक खोलते वक्त वो लगातार तुषार को गालियां दे रही थी। कुत्ता कमीना, मेरा फ़ोन तोड़ दिया और एक सॉरी भी नहीं बोला। नंदिनी तुषार को गालियां देने लगी और मैसेज बॉक्स खोल खोल कर देखती है तो पाती है कि मैसेज तुषार का ही है। उसमें लिखा था, मेरे बारे में सोचकर अकेले मुस्कुराने से अच्छा है मेरे साथ मुस्कुराओ। नंदिनी इस मैसेज का रिप्लाई दे पाती उसके पहले ही दूसरा मैसेज आया, और मुझे बेवजह गालियां देना बंद करो, मेरे कोट का पॉकेट चेक करो, उसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं इतना बड़ा कुत्ता कमीना भी नहीं हूँ। एपिसोड 145। नंदिनी ने मन में सोचा, इसे कैसे पता चला कि मैं इसे गाली दे रही थी, कहीं इसके कोट में कोई कैमरे तो नहीं है। फिर अपना सिर झटक कर बोली, नहीं नहीं नंदिनी, तू कुछ भी सोच रही है। मगर उस कोट में क्या हो सकता है, देखूं क्या या रहने दूं, रहने ही देती हूँ। फिर कुछ देर बाद वैसे देखूं तो क्या गिफ्ट है, ये सोचकर नंदिनी ने तुषार का कोट लेने लगी। मगर फिर वापस रख कर बोली, मैं क्यों सुनी उसकी बात, मुझे नहीं चेक करना, और वापस जाकर बेड पर बैठ गई और कोट को देखने लगी। फिर खुद से ही बोली, एक बार देख लेती हूँ, कहीं बम हुआ तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। सोचते हुए उसने कोट अपने हाथ में लेकर उसका पॉकेट चेक करने लगी, मगर किसी भी पॉकेट में कुछ भी नहीं था। नंदिनी ने गुस्से में वो कोट फेंककर उसे पैरों से दूर धकेल दिया। मुझे पता था ये घटिया इंसान और इसकी ये हरकतें, उफ, हमेशा मैं इसके मजाक में फंस जाती हूँ, क्या करूँ मैं। नंदिनी गुस्से में बार बार उस कोट को किक मार मार कर इधर उधर फेंक रही थी। अब की बार जब उसने कोट उछाला तो वो सीधे किसी के फेस पर गिरा। नंदिनी ने उस तरफ देखा तो जोर से चीख पड़ी। तुम उसकी आवाज़ सुनकर कपिल की नींद खुल गई। नंदिनी ने तुषार को चुटकी बजाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, सुना नहीं आई सदगो। तुषार जाकर बेड पर बैठकर बोला, सांस तो ले लो कम से कम। तब तक नंदिनी के रूम का गेट नॉक हुआ। कपिल बाहर से बोला, नंदिनी तुम ठीक हो। नंदिनी दांत पिसकर तुषार की तरफ देखकर बोली, इसके होते हुए मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। कपिल ने दोबारा गेट नॉक किया तो नंदिनी तुषार का हाथ पकड़कर उसे गेट के पीछे करती हुई बोली, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। तुषार ओबीडेंट बच्चे की तरह गेट के पीछे खड़ा रहा। नंदिनी ने जैसे ही गेट खोला तो कपिल उबासी लेता हुआ बोला, क्या हुआ नंदिनी, तुम चीखी क्यों, तुम ठीक तो हो ना, मुझे अभी तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, कोई प्रॉब्लम है क्या। नंदिनी हक लाते हुए बोली, न नहीं नहीं तो जीजू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे रूम में चूहा घुस गया था, उसी को देखकर चीख निकल गई। और नंदिनी तुषार के हाथ पर चिमटी काट कर बोली। तुषार गेट के पीछे ही खड़ा था और नंदिनी गेट के अंदर, कपिल गेट के बाहर। जिस वजह से कपिल को तुषार दिख नहीं रहा था, मगर नंदिनी और तुषार पास पास ही खड़े थे। तुषार ने नंदिनी का हाथ पकड़ रखा था। उसने जैसे ही कहा कि मेरे रूम में चूहा घुस आया था, तुषार ने उसके हाथ में गुदगुदी की। नंदिनी ने नजरें घुमाकर घूरकर उसे देखा तो तुषार लिपसिंग करके बोला, चूहा मैं। नंदिनी ने उसे नजरअंदाज किया और कपिल से बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाकर रेस्ट कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी, उस जैसे चूहे से निपटना मुझे बखूबी आता है, आप जाकर रेस्ट कीजिए। नंदिनी के बात सुन कपिल अलसाए आवाज में बोला, ना पक्का ना, तुम देख लोगी, मेरी हेल्प नहीं चाहिए। नंदिनी ने गर्दन हिलकर कहा, पक्का पक्का जीजू, मैं देख लूंगी, आप सो जाए। कपिल ने गुड नाइट कहा और वापस चला गया। उसके जाते ही नंदिनी ने गेट बंद किया और सबसे पहले तुषार से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की, और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, तुम्हारे जाने का पंडित से मुहूर्त निकलवाऊं, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो मेरे रूम से अभी के अभी, झूठे कहीं के। नंदिनी आंखें छोटी करके बोली, कुत्ता कमीना, तो समझ आता है, झूठे कहीं कि ये कौन सी गाली है। तुषार ने जानबूझकर एक आईब्रो उठाकर पूछने लगा, तुम जा रहे हो या नहीं। नंदिनी वैसे आंखें घुमाकर बोली, नहीं, कहता हुआ तुषार बेड पर सो गया।
नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाने लगी, लेकिन तुषार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। ननंदू एक बात बोलूं? तुषार उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नंदिनी नंदिनी धीरे से बोली। तुम बहुत, फिर थोड़ा रुक कर, तुम बहुत भारी हो, उठो मेरा दम निकल जाएगा। नंदिनी ने गुस्से में उसके सीने पर मारा और वो उठने लगी तो तुषार ने उसे कमर से टाइट पकड़े हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, इतनी भी भारी नहीं हो। और इतना कहकर तुषार जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख नंदिनी को चिढ़ मचने लगी। वो चिढ़कर बोली, हाँ बस मजाक करना, झूठ बोलना, दूसरों को परेशान करना यही आता है तुम्हें, और कर भी क्या सकते हो तुम? पता नहीं कौन बदनसीब होगी वो जो तुमसे शादी करेगी। नंदिनी को चिढ़ता देख तुषार और जोर से हंसने लगा और बोला, ओह मेरी प्यारी ननंदू, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम ही हो वो बदनसीब जो मेरी बीवी बनेगी। तुम पागल वागल हो क्या? तमीज नाम की चीज है या नहीं? कुछ भी बकवास करते रहते हो, मजाक की भी हद होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुषार पलटकर नंदिनी के ऊपर आते हुए बोला। मगर ये पॉसिबल नहीं है, मेरी सगाई हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी भी है। नंदिनी अपनी पलकें लगातार झपकाते हुए बोली। तुषार के मुंह से शब्द ही नहीं निकले, वो शांति से नंदिनी के ऊपर से उठकर बैठ गया। एपिसोड 146। नंदिनी ने तुषार से कहा, तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और उसका कंधा थपथपाते हुए उठ सोफे की ओर चल दी। तुषार ने नंदिनी की तरफ देखा, फिर सामने देखकर बोला, नंदिनी आई लव यू। नंदिनी ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और बिना मुड़े बोली, गुड नाइट तुषार। जाकर सोफे पर पैर चलाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। नंदिनी जानती थी ये तुषार है, मगर उसने आंखें नहीं खोली। तुषार उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम जागी हुई हो और सोने का नाटक कर रही हो, मगर कोई बात नहीं, जब तुम आंखें खोलो तो तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। आज तो तुम सुकून से सो जाओ, फिर बाद में ये सुकून मिले ना मिले। सुबह का समय। कनक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो सूरज की किरणें डॉक्टर साहब के चेहरे पर पड़ रही थी और उनका चेहरा चमक रहा था। कनक ने डॉक्टर साहब के गाल पर किस किया और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग साहेब, और उठकर जाने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने करवट बदली और कनक को वापस बेड पर खींच लिया। अपनी कोहनी टिकाकर बोले, ऐसे कौन मॉर्निंग विश करता है बीवी? हम, कनक ने कहा और डॉक्टर साहब को साइड कर बाथरूम में चली गईं। कनक ने सी ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी और मेकिंग ज्वेलरी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कनक नीचे आकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर सरला जी के साथ किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती हैं। सारा नाश्ता बनाने के बाद कनक अपने रूम में आती है, लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर डॉक्टर साहब से कहती हैं, चलिए साहेब, नाश्ता तैयार है, हमने आपकी पसंद की गेहूं की खीर भी बनाई है। डॉक्टर साहब जो मिरर के सामने खड़े अपनी कलाई में घड़ी बांध रहे थे। कनक को एक नज़र देखकर आ रहा हूँ कहकर अपना वॉलेट लेने के लिए झुकने, तभी उनके दिमाग में एक खुराफात आती है और वो टेबल बजाकर अपना हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। कनक को डॉक्टर साहब के कराहने की आवाज़ आती है तो वो दौड़कर उनके पास आई और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर फूंक मारते हुए बोली, ध्यान से नहीं कर सकते क्या आप? लग गई ना चोट? डॉक्टर साहब ने कनक की कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और बोले, अजी आपको बुलाने के लिए ये सब करना पड़ता है, देखो डॉक्टर से एक्टर बन गया, अब भाग के दिखा। डॉक्टर साहब कनक को दोनों हाथों से अपनी बाहों में कसते हुए बोले। कनक कसमसाते हुए बोली, आपने हमसे झूठ बोला, छोड़िए हमें नीचे, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, छोड़िए, कनक रिक्वेस्ट करके कहती हैं। मगर डॉक्टर साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कनक से कहा, तो मुझे किस दो और जाओ।
कनक ने जल्द से डॉक्टर साहब के गाल पर किस किया और बोली, अब हम जाएं। डॉक्टर साहब ने अपने लिप्स पर फिंगर रखकर कहा, यहाँ। कनक ने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, जरूरी है? डॉक्टर साहब हाँ में गर्दन हिलाकर बोले, बहुत। कनक ने आंखें बंद की और किस करने ही वाली थी कि सरला जी ने कनक को आवाज लगा दी। कनक झट से दूर हुई और बिना समय गंवाए भाग कर नीचे आ गईं। डॉक्टर साहब बेचारे बस अपने दांत मिसमिसाकर रह गए। एपिसोड 147। कनक ने आंखें बंद की और किस करने ही वाली थी कि सरला जी ने कनक को आवाज लगा दी। कनक झट से दूर हुई और बिना समय गंवाए भाग कर नीचे आ गईं। डॉक्टर साहब बेचारे बस अपने दांत मिसमिसाकर रह गए। उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर नीचे आ गए। सभी ने मिलकर नाश्ता किया और सभी ने कनक को कुछ ना तोहफा दिया। डॉक्टर साहब अपनी उंगली में चाबी लहराते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे कि मुड़कर कनक से बोले, कनक मेरा मोबाइल रूम में रह गया है, ला दो जरा और बाहर चले गए। कनक मोबाइल लेने रूम आई। उसने साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब जगह देख लिया लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिखा। कनक पलटकर रूम से बाहर जाने ही लगी थी कि उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो अपनी पलकें झपका कर कहती हैं, आप रूम में कब आए? हमारा मतलब है आप तो बाहर चले गए थे, फिर यहाँ अंदर कैसे? खैर वो जाने दीजिए, आपका मोबाइल तो यहाँ नहीं है, हमने पूरा रूम देख लिया। डॉक्टर साहब जो कि गेट से पीठ टिकाए हाथ बांधे खड़े थे, कनक के शौकन एक्सप्रेशन देखकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोले, मुझे पता है मोबाइल यहाँ नहीं है क्योंकि वो मेरे पास है। मोबाइल तो बहाना था, मुझे तो कुछ और चाहिए। कुछ और क्या चाहिए आपको? कनक नासमझ बनते हुए पूछने लगी। बताओ, कहते ही डॉक्टर साहब ने कनक को किस कर लिया और थोड़ी देर किस करने के बाद बोले, चाहिए तो बहुत कुछ मगर अभी इसी से काम चला जाएगा। कपिल का अपार्टमेंट। नंदनी अपने रूम में सोई हुई थी। उसे कुछ आवाज आई, वो उठकर आई और बाहर आकर देखती हैं कि बाहर उसके माँ पापा आए हुए थे। नंदनी खुश होकर अपनी माँ के गले लगती हैं और अपने पापा से पूछती है, पापा आप लोग कब आए? और आपने बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हैं, मैं आप लोगों को लेने आ जाती। गोपाल जी नंदनी के पापा उससे कहते हैं, जब तुम शादी करने के बाद भी हमें बताना जरूरी नहीं समझती तो ये तो छोटी सी बात है, उसके पापा ने नाराजगी जताते हुए कहा। नंदनी भौहें सिकोड़कर पूछती है, शादी किसकी किससे? उसके पापा हाथ दिखाकर बोले, बस अब और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, वो भला हो इस लड़के का जिसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। उस पापा ने एक और सर झुकाकर खड़े तुषार की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा सिला दिया बेटा तुमने हमारे लाड प्यार का। अरे हमसे कहती तो क्या हम मना करते, हम खुद तुम्हारी शादी करवा देते, बस तुम बता तो देती। नंदनी अपने पापा के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ बोल रहा है, आप मेरा यकीन कीजिए। नंदनी तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, तू डरो मत। तुम्हें पता है पापा ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, इन्हें हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम सबको सच बता दो क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता, कभी ना कभी तो सबको पता चलना ही था, तो मैंने सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। तुषार नंदनी और उसके पापा के सामने खड़े होकर बोला, तुम कितना झूठ बोलोगे और कौन कौन सी शादी की बात कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों झूठ बोल रहे हो? नंदनी रोते हुए बोली। एपिसोड 148। हम सब सच जानते हैं, नंदू नंदिनी के पापा ने कहा। आप कुछ नहीं जानते पापा, ये झूठ बोल रहा है, हमने शादी नहीं की है। नंदनी अपने पापा से बोली। अच्छा अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो क्या ये शादी के पेपर्स पर तुम्हारी साइन नहीं है? ये पेपर भी झूठ बोल रहे हैं, ये फोटोज भी झूठी है। नंदिनी के पापा ने कुछ पेपर और कुछ फोटोज नंदिनी के सामने करके पूछा।
नंदिनी ने उन पेपर्स और फोटोज को अपने हाथ में लिए और हैरानी से उनको पलट पलट कर देखने लगी। उन पेपर्स पर उसके ही साइन थे जो जल्दबाजी में हॉस्पिटल में उससे तुषार ने साइन करवाए थे। उस वक्त नंदिनी उन्हें पढ़ नहीं पाई थी और बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। नंदिनी आंसुओं से भरी आंखों से तुषार ही और देखने लगी। तुषार उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मगर उसके बाद जो नंदिनी ने कहा, उसके बाद वहां खड़े सब लोग शॉक्ड हो गए। मुझे पता है मैंने सबको बहुत निराश किया है, मगर मैं डर गई थी कि आप लोग हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे, इसलिए मैंने झूठ कहा। लेकिन ये बात ऐसे सबके सामने आएगी मैं नहीं जानती थी। सॉरी पापा, मम्मी, जीजू, धानी, मैंने सबसे ये बात छिपाई। ये सब कहते वक्त नंदिनी लगातार तुषार को ही घूर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुषार बहुत अच्छा लड़का है, हम सबको तुम्हारी पसंद आई। बस अफसोस कि तुमने हमें कन्यादान करने का मौका नहीं दिया। नंदिनी के पापा दुखी होकर बोले। आप मन छोटा मत करिए पापा, हम फिर से आप सबकी मर्जी और आशीर्वाद से दोबारा शादी कर लेंगे, है ना नंदू? तुषार ने नंदिनी की ओर देखकर पूछा। नंदिनी दांत पिसकर बोली, हाँ बिल्कुल। तो मैं भाई और भाभी को भी कॉल करके बुला लेता हूँ, वो भी मम्मी पापा से मिल लेंगे। तुषार अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहता है। मैंने सागर को कॉल कर दिया है, वो लोग थोड़ी देर में आते होंगे, कपिल बोला। आते होंगे नहीं, आगे सागर रावी का हाथ थोमे अंदर आते हुए कहता है। उनके पीछे कुछ लोग हाथ में वेलवेट के लाल कपड़े से ढकी हुई थालियां लेकर आते हैं और उन थालियों को टेबल पर रख कर जाने लगते हैं। रावी उन्हें रुकने का इशारा करती है और अपने पर्स से कुछ रुपए निकाल कर नंदिनी के ऊपर से ओवार कर उनमें से एक के हाथ में देकर आपस में बांट लो कह उन्हें जाने का इशारा करती है। रावी नंदिनी के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, वेलकम टू आवर फैमिली देवरानी जी, कुछ दिन पहले जब तुमने मेरा गृह प्रवेश करवाया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं तुम्हारा घर प्रवेश करवाऊंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी देवरानी बनने जा रही हूँ। नंदिनी सिर्फ मुस्कुरा दी। उसके एक्सप्रेशन देखकर रावी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने नंदिनी को हग किया और उसके गले लगकर उसके कान में बोली, क्या बात है नंदिनी, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? चीकू ने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती की है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ये सब नहीं रुकवा दूंगी। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो तो भी तुम मुझे बता सकती हो। ये शादी नहीं होगी क्योंकि बेमन के रिश्ते उम्र ज़्यादा नहीं होती, इसमें तुम्हें और चीकू को दोनों को ही तकलीफ होगी, इसलिए जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। लेकिन मेरा विश्वास करो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, ये बात मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, तुषार ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, मैं अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही हूँ। रावी ने नंदिनी को शगुन दिया और नंदिनी के पापा ने तुषार के हाथ में नेक दिया। सब आपस में बातें करके सगाई और शादी का मुहूर्त तय करने लगे। एपिसोड 149। नंदिनी ने एक्सक्यूज मी कहा और अपने रूम में चली गई। नंदिनी के जाते ही तुषार भी कॉल आने का बहाना करके उसके पीछे आ गया। नंदिनी अपने रूम में आकर अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। तुषार भी उसके रूम में आ जाता है। नंदिनी जब अपना सर उठाकर देखती है तो पाती है कि तुषार उसके सामने अपने कान पकड़कर गर्दन झुकाए हुए घुटनों पर बैठा है। नंदिनी उसको देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम जितना झूठा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। कितनी आसानी से तुमने साबित कर दिया कि हमने शादी कर ली, और तो और मेरे मम्मी पापा को भी लेकर आ गए। तुषार वैसे ही कान पकड़े हुए बोला, सॉरी यार ननंदू, आई नो तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है, बट ट्रस्ट मी मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और जब तुमने कहा कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है तो मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कई बार गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही
शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं ही क्यों तुषार, कितनी सारी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो तुमसे शादी करना चाहती है, तो फिर मैं ही क्यों जो हमेशा तुमसे लड़ते झगड़ते रहती हूँ। इसलिए तो तुमसे ही शादी करना है, क्योंकि नकली नहीं हो तुम, चाहे मुझसे लड़ती रहती हो, मुझसे कितना भी झगड़ती, लेकिन तुम गलत नहीं होती, हमेशा सबकी फिक्र करती हो, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ। माना मेरी लाइफ में लाख लड़कियां आई, लेकिन वो सब मेरे लुक्स और बैंक बैलेंस के कारण मेरे साथ थीं और हैं, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, बल्कि तुम मुझे वैसे जानती हो जैसा मैं हूँ। नंदिनी तुषार के पास आकर खड़ी होकर बोली, उठो। तुषार नामे गर्दन हिलाकर बोला, पहले बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं। नंदिनी अपने सीने पर हाथ बांधकर एक्सप्रेशनलेस फेस से बोली, मैंने कहा उठो। तुषार उठ खड़ा हुआ। नंदिनी ने वैसे खड़े हुए ही कहा, अपना फ़ोन निकालो और तुम्हारे फ़ोन में जो भी बीना मीना टिना का नंबर है उसे डिलीट कर दो। तुम्हारी लाइफ में कौन कौन थी मुझे नहीं जानने, मगर तुम्हारे आज और आने वाले हर पल में सिर्फ नंदिनी होना चाहिए, अगर मंजूर हो। अभी नंदिनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। तुषार उससे लिपट गया और खुश होकर बोला, इसका मतलब तुम शादी करने के लिए तैयार हो। हाँ, नंदिनी ने कहा और उसने भी तुषार को हग कर लिया। वहीं मेहरा मेंशन में डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जा चुके थे और कनक अपने रूम को ठीक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। कनक ने देखा तो रावी का कॉल था। कनक ने कॉल पिक किया तो रावी उसे नंदिनी और तुषार के रिश्ते के बारे में बताने लगी। ये सुनकर कनक बहुत खुश हुई। रावी ने कनक को मिलने आने का कहा तो कनक ने शाम को डॉक्टर साहब के साथ जाने का कहा और रावी के हाल चाल पूछने लगी। कनक बात कर ही रही थी कि उसके फ़ोन पर डॉक्टर साहब का कॉल आने लगा। एपिसोड 150। रावी, तुम्हारे भैया का फ़ोन आ रहा है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, कनक ने रावी से कहा और कॉल कट करके डॉक्टर साहब को कॉल लगा ली। उनसे कुछ देर बात करने के बाद कनक ने उन्हें तुषार और नंदिनी की शादी के बारे में बताया और शाम को रावी से मिलने का कहकर कॉल रख दी। शाम को जब डॉक्टर साहब घर आए तो कनक और डॉक्टर साहब रावी से मिलने गए। इसी तरह हंसी खुशी समय बीतने लगा। 2 साल बाद डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर लगी बेंच पर बेचैनी से अपने पैरों पर कोहनी टिकाए हाथों की मुट्ठी बांधे उस पर अपना माथा रख कर बैठे थे। लेबर रूम से कनक के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके थे। आज सुबह से ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। रावी और सरला जी डॉक्टर साहब के अगल बगल बैठकर उन्हें रिलैक्स रहने को कह रही थी। थोड़ी दूर पर सागर अपने 6 महीने के बेटे वीर को लेकर खड़ा था। धानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम उसने लवकुश रखा। धानी और कपिल अपने दोनों बच्चों को अपने अपने कंधे पर सुला रहे थे। नंदिनी बार बार कॉल करके धानी से यहाँ के हाल ले रही थी। दरअसल तुषार और नंदिनी की शादी के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। तुषार ने ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था। 1 घंटे बाद कनक का चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई थी। कुछ देर में एक डॉक्टर लेबर से एक बच्चे को अपने गोद में लेकर आई। उसके आते ही सब लोग डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। उस डॉक्टर ने सौरभ को बच्ची देते हुए कहा, बधाई हो डॉक्टर, मेहरा बेटी हुई है। डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया, फिर उसका माथा चूमकर उसे अपनी आंसुओं से डबडबाए आंखों से देखते हुए, मेरी परी, मेरी बंसिका, डॉक्टर से कहते हैं। थैंक्स डॉक्टर, मेरी कनक कैसी है? डॉक्टर बोली, कनक ठीक है, अभी उसको स्टिच लगा रहे हैं, थोड़ी देर में उसे भी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग मिल सकते हैं। सबने बारी बारी से डॉक्टर साहब और कनक की बेटी को अपनी गोद में लेकर प्यार किया, आशीर्वाद दिया। बंसिका बहुत क्यूट थी, जो भी उसे देखता अपनी गोद में लेकर प्यार जरूर करता। सरला जी ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। कनक को रूम में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले डॉक्टर साहब कनक के पास मिलने गए। उन्हें देखकर कनक उनसे लिपटकर बच्चे की तरह रोने लगी। डॉक्टर साहब उसके बाल सहलाते हुए कहने लगे, उसका माथा चूमकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर बोले,
तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है जान, हमारी बच्ची वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत क्यूट। और सच कहूँ कनक तो थैंक यू शब्द भी बहुत छोटा है उस खुशी के आगे जो तुमने मुझे दी है, मगर फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक्स जान, आई लव यू, थैंक यू सो मच। कनक ने धीरे से कहा, आई लव यू टू साहेब। समाप्त। हेलो फ्रेंड, ये स्टोरी ही खत्म होती है, फिर मिलेंगी नी स्टोरी में, टैब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है, जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।